दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी परीक्षा के लिए ये आपका एक मॉर्निंग डोज है जो कि मॉर्निंग टेस्ट के रूप में आपके सामने दिया जा रहा है। जब तक परीक्षा नहीं होती है इस प्रकार के लगातार टेस्ट आयोजित किए जाते रहेंगे। सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं और प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना भी अत्यधिक है। इसलिए जो भी प्रश्न आपके सामने आते हैं पूरी ईमानदारी से उसको आंसर कीजिए। इसका फ़ायदा क्या मिलेगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि आपका जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर गलत हो जाएगा, लेकिन तुरंत आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और फिर एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा। यहाँ पर आप 1000 बार भी गलत कर लेंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एग्ज़ाम में अगर एक बार गलत हो गया तो उसका फ़र्क पड़ता है। तो आपका जो स्कोर है उसको इम्प्रूव करने में ये जो आपका मॉर्निंग डोज है जो कि प्रतिदिन सुबह आपको मिला करेगा, ये आपकी बहुत अधिक हेल्प करेगा। तो देखिए यहाँ पर जो टेस्ट है उसमें 35 से अधिक प्रश्न हैं जो कि सामान्य जागरूकता पर आधारित है। तो सभी प्रश्न ऐसे हैं जिनको पढ़ के आपको मज़ा आ जाएगा रियली। तो पहला जो प्रश्न है ये प्रश्न आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए मैंने रखा है। इसका उत्तर फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बता देना है। प्रश्न आसान है और वैसे भी इसका मैं सही आंसर नीचे मतलब सबसे लास्ट में आपको बता दूंगा। तो बता दो कि कितने भारतीय राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है, तो इसका आंसर नीचे कमेंट कर दो फटाफट। इसके बाद चलिए शुरू करते हैं अब आज की मॉर्निंग डोज। और सबसे पहले पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रसिद्ध घराना। अच्छा, जो शास्त्रीय संगीत होते हैं उसमें जो शैलियाँ होती हैं उसको घराने के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का प्रसिद्ध घराना यानी कि शैली कौन सा विकल्प नहीं है। देखो फ्रेंड्स, इसका आंसर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पटियाला घराना ये है, मेवाती घराना भी होता है, ग्वालियर घराना भी होता है, लेकिन रजवाड़ी घराना नहीं है। तो ये बनेगा हमारा आंसर। तो पहले का जवाब हो गया ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय मूल की सुप्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में कितने दिन बिताए थे। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारतीय मूल की सुप्रसिद्ध अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में कुल मिला के कितने दिन बिताए थे। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 195 दिन। फिर अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है। चिपको आंदोलन कब शुरू हुआ था? चमोली जनपद उत्तराखंड में 1973 में ये स्टार्ट हुआ था और सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रणेता थे। तो जो चिपको आंदोलन था वो पेड़ों को कटने से बचाना था। सही जवाब था ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, भूमि क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो एरिया के मुताबिक दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है, ये प्रश्न है। अगर प्रश्न होता कि जनसंख्या के हिसाब से, अच्छा जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा जो देश है वो चाइना है, भारत का दूसरा स्थान है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से भारत 7वां स्थान रखता है। तो सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन डी। सबसे बड़ा देश रूस है, ये भी आप याद रखना। अगला क्वेश्चन है, आस्क दिशा क्या है। आस्क दिशा एक नेविगेशन वेबसाइट है, भारतीय रेलवे की एक वेबसाइट पर चैट बॉक्स है, एक वेब मैपिंग सेवा जो यातायात की रियल टाइम स्थिति को दर्शाती है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा, अगर आप कभी IRCTC का जो ऐप है या वेबसाइट है उस पर जब आप जाएंगे तो नीचे से जब आप टिकट बुक कर रहे होते हैं तो यहाँ पर बार बार आता है आस्क दिशा। तो IRCTC की वेबसाइट पर एक चैट बॉक्स है आस्क दिशा। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत पाकिस्तान सीमा पर पारगमन बिंदु नहीं है। तो भारत पाकिस्तान सीमा पर कुल कितने पारगमन बिंदु हैं? देखो फ्रेंड्स ये 5 हैं। कौन कौन से हैं? एक तो आपको याद ही होगा कि बाघा बॉर्डर है, दूसरा कौन सा है? मुनाबाऊ है, तीसरा है हुसैनी वाला, चौथा है गंडा सिंह वाला, और कौन सा है? अटारी। तो बाघा, मुनाबाऊ, हुसैनी वाला, गंडा सिंह वाला और अटारी, ये भारत पाकिस्तान सीमा पर 5 पारगमन बिंदु हैं। इसमें कौन कौन सा नहीं आ रहा है? सीकर नहीं आ रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में मुख्य हिस्सेदारी किस कंपनी के पास है। एक प्रश्न और भी बन सकता है कि नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ये कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स इसकी जो लोकेशन है वो भी याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये असम में है और इसमें जो मुख्य हिस्सेदारी है वो किसकी है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा भारत पेट्रोलियम, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट है।
देखिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार हैं तो अभी आप लोग एक बार नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन स्वतंत्र भारत का पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी था? केडी जाधव, नॉर्मन प्रिचर्ड, कर्णम मल्लेश्वरी या फिर लिएंडर पेस? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा केडी जाधव, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। देखो फ्रेंड्स, केडी जाधव के बारे में बात करें तो स्वतंत्र भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक पदक विजेता थे केडी जाधव। 1957 में 1957 में जो हेलसिंकी में समर ओलंपिक हुआ था, कहाँ पर हुआ था? हेलसिंकी में एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था, उसमें इन्होंने क्या जीता था? ब्रोंज मेडल जीता था केडी जाधव। अगला क्वेश्चन है, द वेलिंग वॉल निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? द वेलिंग वॉल, इसको जो सोलोमन की दीवार भी कहते हैं, तो निश्चित रूप से इसका आंसर आप दे पाएंगे आप। इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए यहूदी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन होगा कि पेरियार वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो पेरियार वन्यजीव अभयारण्य क्या उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है? सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि केरल में स्थित है पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। अगला क्वेश्चन है, बताओ कि पैठनी महाराष्ट्र की एक कौन सी शैली है? किस चीज़ से संबंधित शैली है पैठनी? तो देखो फ्रेंड्स, पैठनी एक साड़ी का मतलब साड़ी की वैरायटी है, यानी कि कपड़ा बुनाई से संबंधित है, तो महाराष्ट्र से ये संबंधित है पैठनी। तो सही जवाब इसका बनेगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, प्रश्न होगा कि उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय कौन था? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले जो प्रथम भारतीय हैं उनका नाम है अजीत बजाज। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो बिल्कुल याद रखना, अजीत बजाज उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय थे। अगला क्वेश्चन है, देखो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको 5 स्टार में रखो, और ये एग्जाम के लिए नहीं, आपके ज्ञान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न है कि राष्ट्रपति का आदेश भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जारी किया गया था, जिसमें जम्मू कश्मीर राज्य के लिए संविधान में विभिन्न अपवादों और संशोधन की अनुमति मिलती है? तो देखो फ्रेंड्स, आपको पता ही है जम्मू कश्मीर में धारा 370 पूर्णतः खत्म कर दी गई है। तो ये जो धारा 370 खत्म किया गया था उसके लिए राष्ट्रपति का जो अध्यादेश यानी कि आदेश आया था, आदेश ही कहिएगा उसे, अध्यादेश मत कहिएगा, राष्ट्रपति का जो आदेश आया था वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आया था? तो फ्रेंड्स इसका आंसर बनेगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 370 1D के अंतर्गत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल रट लेना आप। अगला क्वेश्चन है कि डैश 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 कर्नाटक में विश्व में सर्वाधिक संख्या में एशियन हाथी पाए जाते हैं, यानी कि यहाँ पर कर्नाटक के जो टाइगर रिजर्व राष्ट्रीय पार्क का नाम दिया गया है, बताना है कि इसमें किसमें विश्व में सर्वाधिक संख्या में एशियन एलिफेंट पाए जाते हैं। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन ए, यानी कि नागरहोल टाइगर रिजर्व। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वर्ष 2019 की गणना के अनुसार, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, वर्ष 2019 की गणना के अनुसार भारत का कुल वनावरण क्षेत्र कितना है? अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न गलत हो गया है, इसको मैं सही कर देता हूँ। प्रश्न होगा 2021। देखो जो वनावरण यानी कि जिसको आप कहते हैं ना फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, FSI के नाम से आप जानते हैं, FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2021, इसके पहले कब आया था? ये 2 साल पे आता है, 2019 में आया था। तो 2019 के बाद 2021 के जो आंकड़े आए हैं, नए आंकड़े, तो उसके मुताबिक भारत का कुल वनावरण क्षेत्र कितना है? तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है उसका है 24.62%। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। ये बिल्कुल रट लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा एक बात और भी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो भी आपको यहाँ पर बिल्कुल रखना पड़ेगा कि कुल क्षेत्रफल में अगर बदला जाए तो कितना होगा? 80.9 मिलियन हेक्टेयर। इसमें जो है 80.9 मिलियन हेक्टेयर जो ज़मीन है वो किससे जुड़ी, मतलब किससे घिरी हुई है? वन और वृक्षों से। ठीक है, अच्छा एक प्रश्न और भी एग्जाम में आ सकता है। क्या प्रश्न ये बनेगा कि भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार 2019 की तुलना में देश में कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जो है 4 स्टार कर लो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर क्या बनेगा बताओ? तो देखो फ्रेंड्स, इसका आंसर बन जाएगा यहाँ पर 2019 की तुलना में 2021 में कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्रफल में 2261 वर्ग किलोमीटर
की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, इसके बाद देखो ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के मुताबिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्रफल किस राज्य में है? तो देखो फ्रेंड्स, अगर परसेंट के हिसाब से देखेंगे, ठीक है, प्रतिशत के हिसाब से इसका उत्तर बनेगा मिजोरम। लेकिन प्रश्न क्या है यहाँ पर कि क्षेत्रफल के मुताबिक, तो इसका आंसर है करेक्ट ऑप्शन बी। मध्य प्रदेश में 2021 का जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया आया था उसके मुताबिक मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे अधिक क्षेत्रफल में वन आवरण स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है, इसको बिल्कुल रट लेना। इसमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन निश्चित रूप से एग्जाम में आएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न और पद्मश्री पुरस्कार किस वर्ष में भारत सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया था? तो फ्रेंड्स देखो, ये शुरू किया गया था 1954 में, ये बिल्कुल रट लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक के हम्पी में स्थित कौन सा मंदिर स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है? तो फ्रेंड्स देखो, जो विट्ठल मंदिर है ये भगवान विष्णु को समर्पित है। यह स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है और ये जो है किस नदी पर है? तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे तालाबों और कुओं में छोड़ना मच्छरों के नियंत्रण में सहायक होता है? डॉगफिश, केकड़े, गैम्बूसिया मछली और घोंघा। देखो फ्रेंड्स, गैम्बूसिया नामक जो मछली होती है ये मच्छरों के लार्वा और उनके मतलब जो भी प्रजनन के समय जो अंडे वगैरह होते हैं उसको खा जाती है। तो सही जवाब बनेगा इसका ऑप्शन सी। गैम्बूसिया मछली छोड़ने से मच्छरों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। सेना द्वारा प्रशासन तथा न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने के बाद लागू कायदे कानून को क्या कहते हैं? तो अभी हाल ही में आपने देखा था, 1 साल हो गए, 1 साल ज़्यादा हो गए, म्यांमार में तख्ता पलट हुआ था। तो ये जो प्रक्रिया होती है सेना द्वारा, जब प्रशासन और न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में ले लिया जाता है तो इसको क्या कहते हैं? इसके बाद जो कायदे कानून लागू किए जाते हैं उसको कहते हैं मार्शल लॉ। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। अक्सर लोग इसका उत्तर ऑप्शन ए बता देते हैं जो कि गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? देखो फ्रेंड्स, जोग जलप्रपात जो है ये शरावती नदी पर स्थित है और ये किस राज्य में है? तो इसका आंसर बनेगा कर्नाटक। तो सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का अजैव घटक है? देखो फ्रेंड्स, अजैव घटक में जल, प्रकाश, इसके अलावा विकिरण, आर्द्रता वगैरह जो होते हैं ये अजैव घटक में आते हैं। तो इसमें से जवाब बनेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी करेक्ट है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाइए। ट्विडल किस खेल से संबंधित है? तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। ट्विडल जो है यह संबंधित है टेबल टेनिस से। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। मधुबनी भारत के किस राज्य की प्रसिद्ध लोक कलाकृति है? तो मधुबनी फ्रेंड्स भारत में बिहार से संबंधित है। मधुबनी पेंटिंग का नाम आपने सुना होगा। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन सी, बिहार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन हिंद महासागर तटीय क्षेत्र सहयोग संगठन IORA का सदस्य नहीं है? IORA में वर्तमान में कितने सदस्य हैं और अंतिम सदस्य कौन बना था? ये प्रश्न भी एग्जाम में आता है। फिलहाल IORA मतलब इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन यानी कि जो हिंद महासागर की सीमा से घिरे हुए जो देश हैं, तो कुल मिला के 23 देश हैं जो कि IORA में शामिल हैं। ठीक है, तो हिंद महासागर तटीय क्षेत्र सहयोग में सदस्य नहीं है अफगानिस्तान। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, IORA का सबसे नया सदस्य कौन सा देश है? देखो फ्रेंड्स, IORA में मैंने आपको बताया था कि हिंद महासागर की सीमा से घिरे यह 23 देशों का एक संघ है और इसमें 2020 में दिसंबर में जो सदस्य बना था वो बना था फ्रांस। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, फ्रांस। ऑप्शन बी करेक्ट है, फ्रांस, ये इसका बिल्कुल सही है। सदस्य देश कितने हैं? 23 हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बताओ कि पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे? तो फ्रेंड्स देखो, गोविंद बिहारी लाल जो कि 1937 में पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त किए थे, तो ये पहले भारतीय थे जिनको ये पुरस्कार मिला था। गोविंद बिहारी लाल जो थे वो एक पत्रकार थे। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पेंटिंग के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सौरा पेंटिंग उड़ीसा से संबंधित है, करेक्ट है। बाघ पेंटिंग मध्य प्रदेश से संबंधित है, करेक्ट है। फड़ पेंटिंग राजस्थान का है, ये भी सही है। गुलेर पेंटिंग का संबंध कर्नाटक से है, नहीं। गुलेर पेंटिंग का संबंध हिमाचल प्रदेश में है, यह कांगड़ा शैली की पेंटिंग होती है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, गांधार कला शैली
निम्न में से किस यूरोपीय देश की कला शैली से प्रभावित थी? देखो फ्रेंड्स, जो गांधार कला शैली थी मुख्य रूप से ये यूनान से प्रभावित थी, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। गांधार शैली और मथुरा शैली ये दो प्रमुख शैलियाँ हैं, इसके अलावा और भी शैलियाँ हैं, लेकिन ये दो प्रमुख शैलियाँ हैं जिसके बारे में एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? ठीक है, तो अगर आप देख लोगे, ये मान लो इसको 4 भाग में अगर बांटोगे तो भारत की जो लोकेशन बनती है इसमें बनती है, यानी कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन बनेगा, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? आंसर देते रहो, ज़्यादा से ज़्यादा गलत होगा, लेकिन एक बार गलत हुआ तो फिर सही, फिर गलत नहीं होगा, फिर मतलब सही ही रहेगा हमेशा। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4% है। ऑप्शन बी करेक्ट है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? मतलब ये कि म्यांमार के बारे में देख लो, ये मैप मैं आपको दिखाता हूँ, ये म्यांमार है, म्यांमार देख लिया आपने, म्यांमार है। अब यहाँ पर देखो ये जो हिस्सा है, ये जो है, ये क्या है? ये अरुणाचल प्रदेश है। इसके बाद बाकी भी राज्य हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इम्फाल है, ठीक है, और भी है, मिजोरम है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है वो अरुणाचल प्रदेश का कवर करता है। तो प्रश्न का उत्तर क्या बनेगा? कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो जवाब बनेगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो देखो ये बांग्लादेश है, बांग्लादेश आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये बांग्लादेश है। तो त्रिपुरा भी सीमा बनाता है, आसाम भी बनाता है, मेघालय तो बनाता है, ये वेस्ट बंगाल भी बनाता है, ठीक है, लेकिन इसमें नागालैंड ये तो यहाँ है, तो कोई सीमा नहीं बनाता। सही जवाब बनेगा इसका नागालैंड, दैट इज ऑप्शन बी। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? इसका आंसर बनेगा पुर्तगालियों को। और फ्रेंड्स, जैसा कि एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा था वीडियो की शुरुआत में, अब उसको मैं आंसर करूंगा। और देखो, अगर पेट का डेली टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना अपने दोस्तों के बीच जो लोग पेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगर उनको अच्छा लगे तो उसे बोल देना कि चैनल को सब्सक्राइब करनी है, बस इतनी सी हेल्प मैं आपसे चाहता हूँ। तो प्रश्न क्या था, कितने भारतीय राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? इसका आंसर है 8 राज्य। कौन कौन से 8 राज्य हैं? गुजरात है, आप देखो ध्यान से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये कर्क रेखा पर स्थित राज्य हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के प्रश्न और आज की टेस्ट सीरीज। तो ये सीरीज आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ, वीडियो को फिर से कह रहा हूँ कि लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। एक बार लाइक करना, 2 बार मत कर देना। थैंक यू सो मच।